नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा भाग। जी हां, पिछले भाग में हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड। ठीक है, जनरलाइज में हमने देखा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है या कोई भी कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो तीन चीज़ों से बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू की कंपैरिजन हम किससे करी थी? खीर से करी थी। खीर किससे बनती है? दूध से बनती है, चावल से बनती है और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें हम सूखा मेवा भी डाल देते हैं। तो दूध हमारा क्या था? ग्राउंड मैट्रिक्स था या फिर ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, राइट। चावल को, राइस को हमने क्या माना था? फाइबर्स माना था। क्या माना था? फाइबर्स माना था, जो कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन कंपोनेंट है। तीसरी चीज हमने क्या माना था? सूखा मेवा, जो हमारा क्या था? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स थे। आया याद आपको? फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स करे थे। एक बार फ्लो चार्ट से वापस से दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब मैंने क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू सीटी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार फ्लो चार्ट बना रही हूँ इसलिए मैं पूरा कनेक्टिव टिश्यू लिख देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे हमने क्या पढ़े थे? दो तरीके के पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था जेनरलाइज्ड, या फिर मैंने उस टाइम शायद जनरल लिखा था, आप उसको जेनरलाइज्ड कर लेना, जनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा हमने पढ़ा था एक तरीके का स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। क्या लिखा था? स्पेशलाइज्ड। क्या पढ़ा था यहाँ पे? जल्दी से बताओ। स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है, ये पढ़ा था हमने कनेक्टिव टिश्यू, राइट। एक हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू जनरलाइज्ड और एक हमने पढ़ा था स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड हमने कहा था कि हम दूसरी क्लास में करेंगे, राइट। जनरलाइज्ड टिश्यू में हमने पढ़ा था क्या कि एक खीर तो कैसी होती है? पतली खीर होती है, ज़्यादा चावल नहीं होता, ज़्यादा मतलब क्या नहीं होता, चावल वावल तो छोड़ो, अभी फाइबर्स पे आ जाओ। ज़्यादा फाइबर्स नहीं होते, ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स नहीं होते, इसलिए वो कैसी होती है? ढीली ढीली होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है, राइट। दूसरा हमने पढ़ा था डेंस, जो कि क्या थी? बहुत ही रिच खीर थी हमारी, जिसमें चावल भी ज़्यादा था और क्या ज़्यादा था? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स भी ज़्यादा थे। लूज टिश्यू को फिर से दो टिश्यूज़ में हमने देखा था, कौन कौन से थे? एक थे एरियोलर, कौन से थे? एक थे एरियोलर, जिनमें फाइन थ्रेड्स के बीच में बनने वाली जगह को क्या बोलते हैं? एरियोला, और उसी वजह से इस टिश्यू का नाम क्या पड़ा? एरियोलर। दूसरा टिश्यू जो था लूज, वो था एडिपोज टिश्यू, जो कि क्या करता था? कार के जो एयर बैग्स होते हैं वैसा काम करता था, प्रोटेक्शन का, कुशनिंग का काम करता है, और जो क्या करता है? चर्बी को, फैट को स्टोर करता है, राइट। डेंस में हमने पढ़े थे इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और हमने क्या पढ़ा था? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये दो तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। रेगुलर को फिर से डिवाइड कर दिया गया था इनटू वाइट एंड येलो। वाइट को फिर से डिवाइड कर दिया गया था इनटू टेंडन्स एंड कॉर्ड्स, एंड येलो को डिवाइड कर दिया गया था इनटू लिगामेंट्स एंड कॉर्ड्स। याद आई? याद आई? इतनी सी बात याद नहीं आई? चलो, ये सब हम कर चुके। आज किसका दिन है? आज दिन है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। किसका दिन है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। किस में महत्व है, या फिर ऐसा क्या वो काम कर रहा है? वो क्या काम कर रहा है? ऐसा वो तीन चार काम करता है। एक वो काम क्या करता है? एक वो सपोर्ट देता है, ठीक है। दूसरा काम वो करता है लोकोमोशन में भी मदद करता है, और वो क्या करता है? प्रोटेक्शन भी करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन भी करता है। ये सारी चीज़ों में काम आता है कौन? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। समझ आ गई? फंक्शन की हम बात करें तो ये सारे काम होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। एक हम नई स्लाइड और ले लेते हैं और यहाँ पे बड़ा सारा फ्लो चार्ट बनाते हैं। किसका? स्पेशलाइज्ड टिश्यू का। अब स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम आगे फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ये दो में डिवाइड होता है। एक डिवाइडेड होता है ये इनटू
स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा ये होता है वैस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्क्यूलर मतलब फ्लूइड, ज्यादातर इसमें क्या आएंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू है जिनमें क्या नहीं होंगे, फाइबर्स नहीं होंगे, तो इनको और क्या बोला जाता है, फाइबरलेस, बिना फाइबर वाला कनेक्टिव टिश्यू। और कौन सा है बिना फाइबर का कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड है, राइट। सो वैस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से दो टिश्यूज आएंगे, एक आएगा बी फॉर ब्लड और दूसरा आएगा एल फॉर लिम्फ। समझ आ गई इतनी सी बात। अब हम आते हैं स्केलेटल टिश्यू पे। तो जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करेगा, ये आपकी बॉडी का ढांचा बनाएगा। क्या बनाएगा, जिस पे आपकी ये एक तो चमड़ी सजी हुई है, आपके ऑर्गन्स अंदर उस ढांचे के अंदर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कल है वो आपका जो स्कल है वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, बोन्स का बना हुआ है, उसके अंदर कौन बैठा हुआ है, स्कल को हमने क्या बोला था एनिमल किंगडम में, याद करके बताइए। स्कल को हमने क्या बोला था, मुंडी, याद आई, जादूगर वाली मुंडी, क्या बोला था, क्रेनियम बोला था। और इसी पे क्रैनियाटा था कि जिनमें स्कल बॉक्स होता है या जिनमें क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है। याद आया या नहीं आया, ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स मतलब ऐसा कंपार्टमेंट जिसमें कौन रहता है, ब्रेन बैठा रहता है, ठीक है। एक तो ये है हमारा, जो हमारे एक ऑर्गन को क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, राइट। क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरा रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को, ह्यूमन लंग्स को प्रोटेक्ट करता है रिब केज, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है रिब केज, राइट और नो, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम का कनेक्टिव टिश्यू का, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन। क्या काम है, सबसे पहला प्रोटेक्शन है, दूसरा सपोर्ट है, सहारा देता है, और तीसरा क्या है, क्या है, क्या है, लोकोमोशन है, मतलब हिलने डुलने चलने में मदद करता है, राइट। ये आप क्यों कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हो, ये दया ऐसा वो अब एसीपी प्रद्युमन ऐसे क्यों करता था, क्योंकि उसकी फिंगर्स में बोन्स हैं, राइट। क्या है, बोन्स, और वो उसको मोशन करने में मदद करती है, मूवमेंट करने में मदद करती है। तो अब स्केलेटल सिस्टम का या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बार बार मैं सिस्टम बोल रही हूँ, तो स्केलेटल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का काम है वो ये है, ये हमें सारा पता चल गया, ठीक है। अब जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या बनाता है, हमारे शरीर का क्या बनाता है, एंडोस्केलेटन बनाता है। अभी तो हमने बहुत ही सिंपल भाषा में बात करी, लेकिन अब थोड़े हम साइंटिफिक टर्म्स में जाएंगे। क्या बनाता है, एंडोस्केलेटन बनाता है, मतलब कंकाल बनाता है। ये एंडोस्केलेटन सॉफ्ट भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है एंड हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। जो सॉफ्ट बनाता है वो कौन है, वो है कार्टिलेज। कौन है वो, कौन है वो, कार्टिलेज। और जो हार्ड बनाता है वो है बोन। कौन है वो, बोन है। समझ आ गई। तो स्केलेटल टिश्यू में हम दो के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज और बोन के बारे में। वैस्कुलर में हम फिर से दो के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में। इतनी सी बात समझ आई, आ गई। चलो अब एक बार हमारा रिवीजन हो गया, राइट, रिवीजन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला टाइप हमने देखा यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू। अब ये जो स्केलेटल टिश्यू है, दीज कनेक्टिव टिश्यूज फॉर्म द एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट्स में क्या बनाते हैं, एंडोस्केलेटन बनाते हैं। ये चालू हो जाता है कहाँ से, पाइसिस से चालू हो जाता है। कार्टिलेजिनस फिशेज आने लगती हैं, बोनी फिशेज आने लगती है, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑक्स्ट्रिक्थीज, याद है कि नहीं याद है, बिल्कुल याद है, दिशा मैम ने पढ़ाया है तो याद तो हो गई, राइट। यहाँ पे आप एक काम करिएगा, यहाँ पे आप एक हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है क्या, कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ से हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ना चालू कर रहे हैं। मैम यहाँ हेडिंग डालना भूल गई, ठीक है। वाइट कलर वैसे अच्छा लग रहा है बहुत, है ना।
अच्छा, अब जो कार्टिलेज है बेटा, तो जब क्या होता है, वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो बनता है, क्या हुआ, मेल स्पर्म आया, फीमेल ओवा आया, फ्यूजन हुआ, एम्ब्रियो बना, अब जाइगोट बना, जाइगोट ने फर्दर डिवाइड किया, 8 सेल्ड एम्ब्रियो बना, बना कि नहीं बना, फिर वो एम्ब्रियो क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा, फर्दर डिविजन्स होंगे, 32 सेल्ड, 64 सेल्ड, फलाना फलाना ऐसे करके बढ़ते जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे क्या बनेगा, उसके अंदर ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स बनने के बाद उनमें स्केलेटल सिस्टम बनेगा। तो जब एम्ब्रियो में स्केलेटल सिस्टम बनता है, तो जो स्केलेटल सिस्टम एम्ब्रियो में बनता है वो बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसलिए जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैं, जो क्या है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज है, जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और जैसे ये अडल्ट में पहुंचते हैं या अडल्ट बनते हैं, वैसे वैसे काफ़ी हद तक मैक्सिमम हमारा कार्टिलेज बोन में चेंज हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कार्टिलेज बचता है, राइट। जैसे कि हमारी नोज़ की टिप पे, हमारे बोन्स के, लॉन्ग बोन्स के बीच में, राइट, आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, या फिर हमारी स्टर्ना से जो जुड़े हुए निकलते हैं कॉस्टल कार्टिलेज, उसमें, राइट। और जैसे नोज़ के सेप्टम में, यहाँ पे नोज़ की टिप में, ईयर में, ईयर पिन्ना में, यूस्टैशियन ट्यूब में, राइट, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब क्या है, कार्टिलेज है, राइट। सो कार्टिलेज इज फाउंड मोर अबंडेंटली इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो बिकॉज मोस्ट ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग स्केलेटन, जो बोन्स फॉर्मिंग स्केलेटन है of the adult are cartilaginous in early stage, however it is commonly found in the body of adult vertebrate, adults में तो भी मिलता है ये, राइट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज का। तो जल्दी से मेरे को बता दो, जब हमने कनेक्टिव टिश्यू की शुरुआत की थी, हमने क्या क्या पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे, और हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स पढ़ा था। तो सबसे पहले यहाँ पे भी क्या आएगा, अगर हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्टिलेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या क्या होगा, यहाँ पे भी ग्राउंड सब्सटेंस होगा, मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा, फाइबर्स होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, वाइट फाइबर्स होंगे, येलो इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे, बिल्कुल होंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको और क्या मिलेंगे, कार्टिलेज के सेल्स भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कार्टिलेज के सेल्स भी मिलेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कार्टिलेज के सेल्स के बारे में। तो जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं बेटा, वो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए अपन इससे ही बना लेते हैं। अब ये क्या है, ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, ठीक है, ये पूरी एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, फ्लूइड से भरी हुई स्पेस है। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होंगे हमारे कार्टिलेज के सेल्स। क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे हमारे कार्टिलेज के सेल्स, जिनको क्या बोला जाएगा, जिनको बोला जाएगा कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोला जाएगा, जल्दी बोलो मेरे साथ, क्या बोला जाएगा, कॉन्ड्रोसाइट्स। बाहर क्या है, ये बाहर की ये जो लेयर है ये क्या है, या फिर ये जो सेल साइट्स के और ये मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कार्टिलेज लैक्यूने। क्या बोलेंगे, कार्टिलेज लैक्यूने। सो व्हाट इज कार्टिलेज लैक्यूने, इट्स द फ्लूइड फिल्ड स्पेस जिसमें एक कार्टिलेज सेल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज सेल है ना, ये जो कार्टिलेज सेल है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है जवान, क्या होता है, एक होता है यंग, समझ आ गई। एक होता है बूढ़ा, या फिर बूढ़ा नहीं बोलेंगे, मैच्योर बोल देते, बुरा मान जाएगा बेचारा। तो क्या है, मैच्योर है।
सो कार्टिलेज के सेल्स दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? दो तरह के सेल्स हो सकते हैं कार्टिलेज के। यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं कार्टिलेज के, या फिर यहाँ पे हम पूरा स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। एक काम करते हैं, वहाँ पे बहुत ही खिचड़ी मच जाएगी, तो यहाँ पे हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम यहाँ पे। इरेजर से लिखने का ज़माना आ गया भैया, पाप ही पाप है, कल ही हो गया भाई ये तो। कार्टिलेज स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आ रही है इतनी सी बात? ठीक है, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मैम को। अब कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कार्टिलेज सेल्स के बारे में। किसके बारे में? कार्टिलेज के सेल्स के बारे में। अभी हमने बताया कि जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं। हमने डायग्राम भी बनाया कि ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, इसमें ये कार्टिलेज के सेल्स प्रेजेंट होंगे। 2-3 बना के दिखा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस बना दी हमने, राइट। इतने डायग्राम बनाने आज मुझे लग रहा है मैं थक ना जाऊं कहीं। तो ये इनके अंदर क्या है? ये इनके अंदर कार्टिलेज के सेल्स हैं। क्या है? कार्टिलेज के सेल्स हैं। कहीं एक हैं, कहीं 2 हैं, और कहीं कितने हैं? 4 हैं। कहीं कितने हैं? 4 हैं। तो आप कहोगे कि मैम ये बाहर आपने येलो येलो क्या बनाया है, लाइन कलर नहीं चेंज करते। तो ये जो जगह है सेल्स के बीच में और ये येलो बाउंड्री के बीच में, ये एक फ्लूइड फिल्ड जगह है जिसको बोला जाता है कार्टिलेज लैक्यूने। क्या बोला जाता है? कार्टिलेज लैक्यूने। तीनों क्या है? कार्टिलेज लैक्यूने है। ये मैंने अलग अलग तरीके से इसलिए दिखाया है क्योंकि एक लैक्यूने में 1 से 4 के बीच में कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं? ये जो आपको दिख रहे हैं ना वाइट सेल्स, ये क्या है? ये है कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या है ये? कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ठीक है, अब जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं 2 तरीके के, ये भी देख लेते हैं हम। अब ये कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, क्योंकि ये 2 तरीके के होते हैं, राइट। एक होते हैं कौन से? जवान, यंग, और एक होते हैं मैच्योर। बूढ़े बोले इनको? नहीं, बूढ़े नहीं बोलेंगे, बुरा मान जाएंगे फिर, है ना। हमारा कार्टिलेज कैसे बनेगा फिर अगर ये बुरा मान गए तो बूढ़ा नहीं बोलेंगे इनको। यंग सेल्स जो हैं उनको बोला जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। और जो मैच्योर है, थोड़े समझदार है, अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा ले चुके हैं और अब धाप चुके हैं, जो इतने एक्टिव नहीं हैं, वो कौन है? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, मज़ा लेके पढ़ेंगे यार, क्यों अपन को ऐसे सीरियस होके पढ़ना यूँ ऐसे करके नहीं पढ़ना है, अपने को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो यंग सेल्स जो हैं, यंग कार्टिलेज सेल्स या यंग सीसी जो है वो है कॉन्ड्रोब्लास्ट, और जो मैच्योर सीसी है वो कौन है? कॉन्ड्रोसाइट्स है। अब अगर आप बात करो कि कॉन्ड्रोसाइट्स को कौन बना के जा रहा है तो जब कॉन्ड्रोब्लास्ट्स मैच्योर होंगे, क्या होंगे? मैच्योर होंगे, तब क्या बन जाएगा? कॉन्ड्रोसाइट्स बन जाएगा। मैच्योर कैसे होते हैं? ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट्स होते हैं ना, ये छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं, और इनके सरफेस पे क्या होता है? बहुत सारे सरफेस पे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे बहुत सारे। ठीक है, ये ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं और ये छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज का सेल है, राइट। अब ये क्या है? अभी ये तो हमारा एक कॉन्ड्रोब्लास्ट है, स्मॉल कॉन्ड्रोब्लास्ट विच इज स्मॉल, SMALL स्मॉल, एंड सरफेस प्रोजेक्शंस हैं। क्या है? सरफेस पे ऐसे प्रोजेक्शंस हैं जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है फिलोपोडिया। क्या बोला जाता है? फिलोपोडिया बोला जाता है, राइट। अब ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट्स हैं, जब ये साइज में क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, और इनके सरफेस पे 1 या 2 प्रोजेक्शंस, कुछ फ्यू प्रोजेक्शंस रह जाएंगे, तब हम इनको बोलेंगे क्या? कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये लार्ज होंगे साइज में, लार्ज साइज,
एंड फ्यू प्रोजेक्शंस, बहुत ही क्या होंगे, कम प्रोजेक्शंस होंगे, लेकिन होंगे प्रोजेक्शंस। एंड ये थोड़े से कैसे होंगे, राउंड हो जाएंगे, क्योंकि अब इनमें से क्या हो गया, जो उनकी प्रोजेक्शंस है वो तो हट गए, तो इनका शेप धीरे 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 ऐसे गोलाकार होता जाएगा। समझ आ गई इतनी सी बात। अब ये जो होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, ये क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये ज़्यादा होते हैं। कौन, कॉन्ड्रोब्लास्ट। लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं ना, वैसे वैसे उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, जहां भी नया कार्टिलेज बनाना होगा वहां पे कौन मिलेगा, अपना कॉन्ड्रोब्लास्ट मिलेगा। सही है, समझ आ गई। ब्लास्ट है, ब्लास्ट को ही याद करना है, चाहे कॉन्ड्रोब्लास्ट हो चाहे ऑस्टियोब्लास्ट हो, कौन याद करना है आपको, कॉन्ड्रोब्लास्ट याद करना है। ठीक है, ओके। अब कार्टिलेज सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, एक बार इसकी थ्योरी और देख लेते हैं हम। राइट, यहां हमने देख लिया था कि कार्टिलेज लैक्यूना में प्रेजेंट होता है, और लैक्यूना क्या करता है, लैक्यूना का क्या काम है, लैक्यूना का क्या काम है, लैक्यूना का काम है टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल। मेंटेन क्या करना, शेप ऑफ द सेल, ऑफ द सीसी लिख रही हूं मैं यहाँ पे, कार्टिलेज सेल। जो ये कार्टिलेज सेल है, कॉन्ड्रोसाइट है, इसका शेप मेंटेन करके कौन रखता है, लैक्यूना रखता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो यंग कार्टिलेज सेल्स है वो रिलेटिवली क्या है, स्मॉल है, ये एस है बेटा। ऑफन फ्लैटेंड, चपटे होते हैं, छोटे छोटे सरफेस पे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिलोपोडिया बोलते हैं, और उन कार्टिलेज सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। राइट, ये तो हमें पता ही था। इस टर्म को और कहाँ यूज किया जाता है, एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए भी यूज किया जाता है। राइट, मैच्योर जब हो जाते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं, इंक्रीज इन साइज विद एज, मोर राउंडेड, ज्यादा राउंड हो जाते हैं, हैव अ फ्यू सरफेस प्रोजेक्शंस एंड आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव सेल्स देन कॉन्ड्रोसाइट्स। यस, ठीक है, ओके। ऐसे डांस कर रहा होगा कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, मैं नहीं कर रही ऐसे डांस, बोल मत देना किसी को कि मैम ऐसे डांस करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में। जल्दी से मुझे याद करके बताओ, जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स का क्या पढ़ा था हमने, जल्दी बताओ। हाइलुरोनिक एसिड, कुछ ऐसा था कि नहीं था? तो वही सब चीजें यहाँ पे भी आएंगी। यहाँ पे आपको ग्राउंड सब्सटेंस में क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। सबसे पहले तो क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। खीर में भी अपन क्या डालते हैं, सारा दूध थोड़ी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं ना, थोड़ी सी मिलावट करते हैं ना, तो पानी हम डालते हैं। पानी के साथ में उसमें और क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, प्रोटियोग्लाइकेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटियोग्लाइकेंस बोला जाता है। ठीक है, साथ ही में प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, लिपिड बोलते हैं मेरे को क्यों पीछे छोड़ दिया भाई, मुझे भी ले लो। सो लिपिड भी आ जाता है यहाँ पे। कौन आ जाता है, लिपिड भी आ जाता है। साथ ही में कोलेजन के फाइबर्स भी आ जाते हैं। कोलेजन आ जाता है, नॉन कोलेजनस, ज़्यादा मस्ती हो रही है क्या, कोलेजनस, नॉन कोलेजनस पार्टिकल्स या फिर प्रोटीन्स भी आ जाते हैं। साथ ही में कोलेजन के फाइबर्स भी आ जाते हैं। कोलेजन के क्या आ जाते हैं, फाइबर्स भी आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो बात हो गई सारी किसकी, क्या क्या आपको मिलता है। राइट, अब अगर हम बात करें कि भाई एक्सक्लूसिवली प्रोटियोग्लाइकेंस में कौन मिलता है, तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, अगर हम प्रोटीन की बात करें और अगर हम इंडिविजुअली कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो जो कोर कार्बोहाइड्रेट और कोर प्रोटीन जो आपको यहाँ मिलेगा, उसको ज़रा अलग रंग से लिखेंगे। प्रोटीन आपको मिलेगा यहाँ पे एग्रीकैन। क्या मिलेगा,
एग्रीकैन प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आज ही पढ़ाने में। बेटा एग्रीकैन, ठीक है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आज ये पढ़ाने में। एग्रीकैन, AGGRECAN, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, जी ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस। क्या है? ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस है। तो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है। तो जो हमारे कोर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ये दोनों हैं। यहाँ कहीं ना कहीं नाम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कोर प्रोटीन इज अ म्यूकोप्रोटीन, जो कि ये है एग्रीकैन, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट हम पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस, ठीक है। अब साथ ही में इसके साथ में कुछ केमिकल कंपोनेंट्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मिलेगा कॉन्ड्रोइटिन। क्या मिलेगा? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। क्या मिलेगा? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट मिलेगा, ठीक है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के साथ आपको मिलेगा केरेटिन सल्फेट। क्या मिलेगा? केरेटिन सल्फेट, राइट। साथ ही में आपको और क्या मिलेगा? वही जो कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड मैट्रिक्स में था, हाइलुरोनिक एसिड। ये सब चीज़ें भी आपको कहाँ मिलेंगी? ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स में मिलेंगी। और जब ये केराटिन बढ़ता जाता है, जब इसकी मात्रा, केराटिन सल्फेट की मात्रा बढ़ती जाती है, तो कार्टिलेज की जो मैच्योरिटी होती है वो भी बढ़ती जाती है, राइट। यहाँ पे लिखा है देखो, केराटिन सल्फेट इंक्रीजेस द मैच्योरिटी, राइट। बढ़ता जाता है जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं सेल्स या फिर ग्राउंड मैट्रिक्स में क्या बढ़ता जाएगा? केराटिन सल्फेट बढ़ता जाएगा, राइट। एंड ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, यहाँ गैप नहीं आएगा, राइट। ये एक ही वर्ड है, हाइलुरोनिक एसिड, राइट। सो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाइलुरोनिक एसिड। ये सारे तीनों चारों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ग्राउंड मैट्रिक्स को थोड़ा फर्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं? थोड़ा फर्म बना देते हैं, राइट। एंड एक फर्म कंसिस्टेंसी उनको मिलती है, राइट। नेक्स्ट, अब हमने जैसे पढ़ा था, राइट, कि इनमें एक प्रोटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। अब जब आप क्या करोगे? कार्टिलेज को जब आप बॉईल कर देते हो तो उसमें से एक प्रोटीन निकलता है जिसका क्या नाम है? कॉन्ड्रिन। क्या नाम है? जेलेटिन लाइक सब्सटेंस निकलेगा, कॉन्ड्रिन। अगर बोन्स के लिए पढ़ रहे होते तो बोन्स में क्या निकलता? बोन्स में निकलता ऑसिन। क्या निकलता? ऑसिन, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, अगर हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो कार्टिलेज में क्या प्रीफिक्स यूज होता है? कॉन्ड्रा या फिर कॉन्ड्रो, ठीक है। और बोन्स के लिए क्या सफिक्स यूज होता है? ऑस्टियो, राइट। तो ज़्यादातर कॉन्ड्रो ही यूज होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोइटिन, राइट, एंड कॉन्ड्रिन। तो यही प्रीफिक्स यूज होते हैं किसके लिए? कार्टिलेज के लिए। और ऑस्टियो यूज होता है, जैसे ऑस्टिकथीस यूज हुआ था बोन्स के लिए, बोनी फिशेस के लिए, राइट। अब जो फ्री सरफेस है, अच्छा, अब फिर हम क्या करने वाले हैं? ये हमने कार्टिलेज के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज का टाइप। कार्टिलेज जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कार्टिलेज 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हाइलीन कार्टिलेज, जिसमें फाइबर्स नहीं होते, बहुत ही कम फाइबर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा विजिबल भी नहीं होते, आप देख भी नहीं पाते हैं उनको। और वो क्या होता है? बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसलूसेंट सा होता है, थोड़ा पारदर्शी सा होता है, वाटरी होता है, राइट, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होता है? वो ऐसी जगह प्रेजेंट होता है जहाँ उसको फ्रिक्शन रोकना हो। मान लीजिए आपकी ये 2 बोन्स हैं, ठीक है। इन 2 बोन्स की एक जगह जहाँ पे ये बार बार घर्षण कर रही हैं, फ्रिक्शन हो रही है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? ये वियर एंड टियर में रिजल्ट करेंगे। तो यहाँ पे इनके बीच में
हाइलिन कार्टिलेज को डाल दिया जाता है ताकि इनके बीच में जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसको कम कर दिया जाए। उसको कम करने से क्या होगा, बोन्स का वियर एंड टियर कम होगा। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ये बात सिर्फ अपने दिमाग में रखना, कॉन्ड्रिन की बात मैंने आपको बता दी है। फ्री सरफेस जो है हाइलिन कार्टिलेज का, दैट इज कवर्ड बाय अ फिब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड दी पेरिकॉन्ड्रियम। अब ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है ना, इसमें से क्या घुसती चली आती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स चली आती हैं। जैसे कि हमने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू में सीधा खून नहीं जाता या खून की नलियाँ नहीं जाती, ब्लड सप्लाई डायरेक्ट नहीं होता, जबकि ब्लड सप्लाई या फिर न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टिव टिश्यू से होता होता डिफ्यूजन की तरह थ्रू पहुंचता है। राइट, बीच में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू किससे जुड़ी होती है, बेसमेंट टिश्यू मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। याद है आपको, हेमीडेस्मोसोम्स उनको किससे जोड़ते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं एपिथेलियल सेल्स को। राइट, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे कौन होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी। राइट, समझ आ गई तीसरी बात। अब उन ब्लड वेसल्स में से होता हुआ डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन कहाँ पहुँचता है, एपिथेलियल सेल्स तक पहुँचता है। वैसे ही कार्टिलेज सेल्स में होता है। कार्टिलेज सेल्स की अगर आप, या फिर कार्टिलेज की अगर आप बेसमेंट मेम्ब्रेन मानो, तो वो कौन है, पेरिकॉन्ड्रियम है। ठीक है, ऐसी ही बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको बोन में भी मिलेगी, जिसको बोलते हैं हम पेरिओस्टियम। समझ आ गई तीसरी बात, आगे बढ़ते हैं। दिस इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, दिस इज सप्लाइड विद पेरिकॉन्ड्रियम। ये एक ही वर्ड है, PERICHONDRIUM। पेरिकॉन्ड्रियम कंटेन्स ब्लड वेसल्स। कार्टिलेज को आप अगर देखोगे तो बोला जाता है कि ये एवैस्कुलर है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं है, इसलिए उसको एवैस्कुलर बोला जाता है। लेकिन कहीं जगह ये भी बताया गया है कि इसमें एक तरीके की कैनाल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज कैनाल्स। ठीक है, ये तो मैंने मान लिया कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, पेरिकॉन्ड्रियम होता है, उसी से ही डिफ्यूजन से क्या पहुंचता है, न्यूट्रिशन पहुंचता है। राइट, एवैस्कुलर बोला गया है, और अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप भी एवैस्कुलर टिक करेंगे। लेकिन क्यों कुछ जगह इसको नहीं सही माना गया है, क्योंकि देयर आर प्रेजेंट कार्टिलेज कैनाल्स थ्रू विच ब्लड वेसल्स में एंटर द कार्टिलेज। समझ आ गई तीसरी बात। ठीक है, cartilage cells receive their nutrition by diffusion from blood vessels in the perichondrium or the cartilage canals। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कार्टिलेज कैनाल्स में प्ले अ रोल इन ऑसिफिकेशन, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऑस्टियोब्लास्ट्स आपको मिल सकते हैं, इसलिए क्या होंगे, या फिर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स ऑफ कार्टिलेज, ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज बाय एक्वायरिंग बोन फॉर्मिंग सेल्स। कौन होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, अब द ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज इज ऑलवेज फ्रॉम द पेरीफेरी। क्यों पेरीफेरी में होता है, मान लीजिए अगर हम एक कार्टिलेज का डायग्राम बनाते हैं, ये हमने बनाया एक बक्सा। अब इस बक्से में सबसे पहले तो हम क्या भर देते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे फाइबर्स भर देते हैं, ये येलो कलर के फाइबर्स भर देते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये येलो इलास्टिक फाइबर्स हो, पर अभी भर देते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ में आपको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़े से कॉन्ड्रोसाइट्स भी भर देते हैं। ये तो मैं लैक्यूना बना रही हूँ, अभी क्या बना रही हूँ, लैक्यूना बना रही हूँ। देखो, इसलिए मैं छोटा छोटा डायग्राम आपको पहले ही दिखा देती हूँ। ये लैक्यूना है, किसी में 4 है, किसी में 1 ही है, किसी में 2 है, राइट, और किसी में क्या है, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ क्या है, ये सारा क्या है, ग्राउंड मैट्रिक्स है, जिसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकन्स, एग्रीकन, GAGs, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स, राइट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ग्राउंड मैट्रिक्स के साथ में, फाइबर्स के साथ में, और कार्टिलेज के सेल्स के साथ में आपका कार्टिलेज का टिश्यू बन गया। अब क्या होता है, यहाँ पे एक तरफ पे क्या होता है, कार्टिलेज के एक तरफ पे क्या होता है, पेरिकॉन्ड्रियम होता है, जो किससे सप्लाइड होता है, ब्लड वेसल्स से सप्लाइड होता है, और न्यूट्रिशन को हम
पिंक कलर से बना लेते हैं, न्यूट्रिशन या डिफ्यूजन से पहुंचता है कार्टिलेज के पास में। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस न्यूट्रिशन का, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कार्टिलेज में इंजरी होती है, जब भी किसी ऐसे जगह में चोट लगती है जहां कार्टिलेज हो या फिर कार्टिलेज में चोट लगे, कार्टिलेज डिफॉर्म हो जाए, तो उस जगह को भरने में, हील होने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि डायरेक्ट न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई से नहीं पहुंच पा रहा है। इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई सिर्फ एक ही तरफ से है। यहीं पे ही क्या होगा, माइटोसिस होगा, और यहीं से ही क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो कार्टिलेज में ग्रोथ कैसी है, यूनिडायरेक्शनल है। ये हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, ये हम क्या मार्क करेंगे, इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? ग्रोथ इन कार्टिलेज यूनिडायरेक्शनल। अब आ गई बात कार्टिलेज के टाइप्स की। शिव शिव शिव, कलर जला बदल ले, राइट। अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में क्या है, एक है हमारा हाइलीन कार्टिलेज। क्या है हाइलीन कार्टिलेज? मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। क्लियर होता है, लार्ज अमाउंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ENT। ये क्या है, ENT। ट्रांसलूसेंट की स्पेलिंग मैं आपको एक बार यहाँ लिख देती हूँ, TRA, राइट। क्या है, TRANSCULENT। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है थोड़ा बहुत पारदर्शी, स्लाइटली इलास्टिक, थोड़ा बहुत इलास्टिक भी होता है, मैट्रिक्स विद फाइबर्स होता है, इसलिए थोड़ा बहुत इलास्टिक भी होता है, राइट। अब ये क्या है, डायग्राम है। ये कहाँ मिलेगा हाइलीन कार्टिलेज, जहाँ भी आपको सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा मोल्डेबल कार्टिलेज चाहिए, वहाँ ये प्रेजेंट होता है। ये सारा ग्राउंड मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस है, उसमें ये क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है, किसका, कॉन्ड्रोसाइट का। अब अगर आपको और क्लियरली देखना है तो ये देखो, जो ब्लू कलर की जगह है, क्या है ये, जो ब्लू कलर की जगह है, ये एनक्लोज कर रही है लैक्यूना। क्या एनक्लोज कर रही है, कॉन्ड्रोसाइट्स को, जो किस में प्रेजेंट है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी में प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला गया है, लैक्यूना बोला गया है। और साथ ही में पेरिकॉन्ड्रियम भी हाइलीन कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। कहाँ मिलता है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में, स्केलेटन में मिल सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफन हैज़ वेरी फाइन फाइबर्स। मैंने बताया था थोड़े बहुत फाइबर्स आपको मिल सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व, बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट कार्टिलेज ये होता है, क्योंकि ये कहाँ कहाँ होता है, आर्टिकुलर सरफेस पे होता है, जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो मैंने आपको बताया, जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, नी की जॉइंट्स में आपको मिलेगा, वेर इट इज़ कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज, फॉर्म्स द रिंग्स ऑफ ट्रैकिया। अब आपने देखा होगा यहाँ पे ये ऐसे ट्रैकिया जाता है, और ये ट्रैकिया में से ब्रोंक्योज जाते हैं, और ये यहाँ से ये लंग्स जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये ऐसे लंग्स जाते हैं। अब जो इनकी ये रिंग्स होती हैं, ट्रैकिया की जो ये रिंग्स हैं, राइट, ट्रैकिया की जो ये रिंग्स हैं, ये किससे बनी हुई होती हैं, ये रिंग्स बनी हुई होती हैं हाइलीन कार्टिलेज से। साथ ही में जो स्टर्ना होता है, ये है ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई, डबल आई लगा दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक सो डबल आई लगना चाहिए, BRONCHI। एंड स्टर्नल पार्ट्स ऑफ रिब्स इज कॉस्टल कार्टिलेजेस। उसको और क्या बोलते हैं, कॉस्टल कार्टिलेजेस भी बोलते हैं। एंड क्या बोलते हैं, हायोइड अपैरेटस में। एंड नेजल सेप्टम, हमारी जो नाक है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। क्या है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो जो चीज़ दो हिस्से में डिवाइड करे उसको क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम बोलते हैं, और वो किसका बना हुआ है, हाइलीन कार्टिलेज का बना हुआ है। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, हाइलीन कार्टिलेज मिलेगा। स्केलेटन ऑफ इलास्मोब्रैंक फिशेज, जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है उनका स्केलेटन बनाता है। एंड एम्ब्रियोनिक स्केलेटन इन बोनी वर्टिब्रेट्स, जो बोनी वर्टिब्रेट्स है, जो अडल्ट में जिनमें बोन डेवलप्ड हो जाती है, उनके एम्ब्रियो में जो स्केलेटन होगा, जो अभी हमने डायग्राम देखा था, वहाँ पे भी कौन होगा, हाइलीन कार्टिलेज होगा। समझ आ गई इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा फिब्रस कार्टिलेज। आपको जानकर खुशी होगी, जहाँ भी आपको फिब्रस नाम समझ आए, समझ लेना यहाँ पे एक होंगे वाइट फाइबर्स,
राइट, और एक होंगे वही येलो कनेक्ट इलास्टिक फाइबर्स। हाँ जी, वही है ये, बिल्कुल बिल्कुल वही है। ये क्या होंगे? ये होंगे अनब्रांच्ड और इनइलास्टिक, ये होंगे ब्रांच्ड एंड इलास्टिक। आइए देखिए, वेल डेवलप्ड फाइबर्स। अब क्योंकि ये फिब्रस है तो भैया हमें तो पता ही है यहाँ पे कि फाइबर्स तो अच्छे से हमारे को यहाँ मिलेंगे। दो टाइप्स के होते हैं, वाइट फिब्रस कार्टिलेज एंड येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये ई है यहाँ पे इलास्टिक, ठीक है, फिब्रो कार्टिलेज। अब ये क्या है? ये वाइट फाइबर कार्टिलेज की इमेज है जहाँ पे आपको कॉन्ड्रोसाइट्स का न्यूक्लियस दिख रहा है। कोलेजन फाइबर्स ग्राउंड सब्सटेंस में आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? वाइट फाइबर्स किसके होते हैं? कोलेजन के होते हैं कि नहीं होते हैं? कोलेजनस प्रोटीन के बनते हैं। और येलो फाइबर्स कौन सा प्रोटीन का बनता है? इलास्टिन प्रोटीन का बनता है। हमने पढ़ा था ना कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स में, याद करो। लैक्यूना कंटेनिंग कॉन्ड्रोसाइट्स, ये भी आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। और ये कहाँ मिल रहे हैं आपको? ये टेंडन्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स। कहाँ मिल रहे हैं? टेंडन्स में। क्या करते हैं टेंडन्स? जल्दी बताओ, क्या करते हैं? जल्दी, सांस नहीं आ रही मुझे। बोन, टेंडल और मसल। क्या था ये? BTM। टेंडन किसको जोड़ता है? बोन और मसल को जोड़ता है। टेंडन किसको जोड़ता है? बोन और मसल को जोड़ता है। हाँ चलो, तुम लोग को याद है, मुझे याद है, अच्छा लग रहा है ये जान के, ठीक है। सो बोन और मसल को ज्वाइन करने वाला कौन है? टेंडन्स है। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाइट फिब्रस कार्टिलेज के बारे में या वाइट फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे को मिलेंगे कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो वाइट फिब्रो कार्टिलेज है बेटा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है। याद रखेंगे, वाइट फिब्रो कार्टिलेज को स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज को मैं CART लिख रही हूँ, बस कार्ट, ठीक है। अब ये क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा दम कहाँ चाहिए? बताओ, कहाँ चाहिए? यस, यू आर राइट, हमारी रीढ़ की हड्डी में चाहिए, राइट, बैकबोन में चाहिए। तो जो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, क्या है? वर्टिब्रा, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वाइट फिब्रस कार्टिलेज मिलेगा। दूसरा जगह जहाँ हमारे को बहुत ज़्यादा दम चाहिए, वहाँ चाहिए जिस जगह पे हम बैठते हैं, जिसके बल हम बैठते हैं, हमारी टेल बोन के ऊपर, या फिर आप उसको बोल सकते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो आपके पूरे शरीर का वजन लेती है। साथ ही में ये फीमेल्स में, औरतों में बच्चा जनने के टाइम में, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी, उसमें भी काफ़ी मदद करती है, राइट। सो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि एक तो ये अनब्रांच्ड है। क्या होता है? अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, अनब्रांच्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? अनब्रांच्ड कोलेजन फाइबर्स होते हैं। साथ ही में ये इन इलास्टिक होते हैं, इतना ज़्यादा इनमें इलास्टिसिटी नहीं होता है, राइट। Where it helps in the process of birth, white fibrous cartilage is the strongest cartilage. मार्क कर लो जरा अपने लाल पेन से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब येलो इलास्टिक फिब्रो कार्टिलेज, येलो इलास्टिक फिब्रो कार्टिलेज, इनमें क्या होता है? न्यूमरस येलो फाइबर्स होंगे। क्या होंगे? न्यूमरस येलो फाइबर्स होंगे, जो क्या बनाएंगे? नेटवर्क बनाएंगे, एक दूसरे से यूनाइट करेंगे। अगर हम इसका डायग्राम देखें, क्या देखें? ये डायग्राम देखें तो इसमें येलो फाइबर्स कैसे दिखेंगे आपको? ऐसे ब्रांच्ड दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ऐसे ब्रांच दिखेंगे। फर्दर ब्रांचिंग इनकी ऐसे हो रखी होगी, राइट, ऐसे ब्रांचिंग हो रखी होगी। साथ ही में आपको यहाँ पे ऐसे लैक्यूना से बंधे हुए क्या मिल जाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अब इनमें क्या होगा? इनमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं है।
येलो इलास्टिक कार्टिलेज में एंड वाइट कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो फाइबर्स द कार्टिलेज बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। क्यों फ्लेक्सिबल बन जाता है? क्योंकि जो येलो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पहली बात तो वो ब्रांच्ड होते हैं, इसलिए वो क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। और दूसरा वो कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं, इसीलिए मोर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ आ गई आपकी बात? नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन द पिन्ना। ये क्या है जो तुम्हारे मास्टर जी मोड़ते हैं? क्या है ये? पिन्ना है, फ्लेक्सिबल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल ऑफ द ईयर, यूस्टैचियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस एंड टिप ऑफ द नोज। ये जो आपकी नोज की टिप है ना, ये जो बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें क्या होते हैं? ये येलो फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑरिकल ऑफ द ईयर यहाँ डायग्राम भी दिखा रखा है और आपको फाइबर्स भी दिखा रखे हैं यहाँ पे कि ये कैसे ब्रांच नेटवर्क बनाने वाले फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। यस, एक और तरीके के ये कार्टिलेज है जहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होंगे? क्रिस्टल्स होंगे। ये लिखा है कंटेन, CONTAINS, कंटेन्स। कई बार मैट्रिक्स में क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको बोला जाता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अब तुम मान लो किसी चीज़ में, किसी तुम तरीले पदार्थ में या थोड़े फ्लेक्सिबल चीज़ में तुमने कैल्शियम डाल दिया, भर भर के कैल्शियम के पत्थर डाल दिए, तो कैसे हो जाएगा? फर्म हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट डालने से जो कार्टिलेज होता है वो हार्ड हो जाता है और इन इलास्टिक हो जाता है। दिस कार्टिलेज इज फाउंड इन सुप्रास्कैपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग एंड वर्टिब्रा ऑफ शार्क, ठीक है, समझ आ गई। बोन, दूसरा हमारा स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है ना, मैं बार बार कनेक्टिव भूल जाती हूँ। अब ये क्या करता है? हमने कहा था कि जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट आता है और जो बोन है वो हार्ड होता है। तो कार्टिलेज सॉफ्ट होता है किसकी कंपैरिजन में? बोन के कंपैरिजन में, ठीक है। बोन के कंपैरिजन में जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होता है। अब बोन क्या है? हार्डेस्ट टिश्यू है, सपोर्ट करती है बॉडी ऑर्गन्स को, मैट्रिक्स टफ होता है, कंटेनिंग बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आपको कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट्स, ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऑर्गेनिक में आपको क्या मिलेगा? लिविंग सेल्स मिलेंगे, जैसे कि पेरिओस्टियम और एंडोऑस्टियम, हेवर्शियन किनाल्स, वॉल्कमैन किनाल्स, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या होता है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स आर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट, नहीं मैग्नीशियम फॉस्फेट्स, मैंने शायद सल्फेट बोल दिया, इट्स मैग्नीशियम फॉस्फेट्स, ठीक है। अब बोन दो तरीके की हो सकती है। बोन में मैंने आपको क्या बोला? दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, राइट, इनऑर्गेनिक तो सारा केमिकल हो गया, और मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक जो कि लिविंग पार्ट होता है बोन का, ठीक है। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, बोन को, बोन में दोनों होंगे ना, ये बोन को अगर आप ड्राई कर देते हो, क्या कर देते हो? बोन को ड्राई कर देते हो, तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा और जो इनऑर्गेनिक है वो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ऐसी बोन को हम क्या बोलेंगे? ड्राइड बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइड बोन बोलेंगे। और एक बोन जिसको आपने डाइल्यूट HCl में डाल दिया, कहाँ डाल दिया? डाइल्यूट HCl में डाल दिया, तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कैल्शियम फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये सब तो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो वहीं का वहीं रहेगा। ऐसी बोन को जिसमें से कैल्शियम ख़त्म हो गया, उस बोन को क्या बोलेंगे? डीकैल्सिफाइड बोन बोलेंगे, मतलब उसमें से कैल्शियम हटा दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। A decalcified bone is the one in which the inorganic part of the bone is dissolved in dilute HCl and organic part is left behind. ऑर्गेनिक पार्ट बच गया, इनऑर्गेनिक पार्ट डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो गया, ठीक है, घुल गया।
अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डीकैल्सिफाइड बोन के बारे में पढ़ेंगे, डीकैल्सिफाइड मैमेलियन बोन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है बोन के, राइट। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आता है पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोस्टियम एंड बोन मैरो, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आएंगी। पेरिओस्टियम क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम के जैसा ही है, थिक एनवलप है, फाइबर्स होते हैं, थिक होता है, टफ होता है, शीट दैट फॉर्म्स एन एनवलप अराउंड द बोन, एनवलप बनाता है। कंपोज्ड बना हुआ किससे होता है? वाइट कोलेजन की वाइट फिब्रस टिश्यू से या वाइट फाइबर्स से बना हुआ होता है। अब इसमें और क्या होता है? बंडल्स ऑफ पेरिओस्टियल कोलेजन फाइबर्स कॉल्ड शार्पीज फाइबर्स विच पेनिट्रेट द बोन टू मेंटेन टू प्रोवाइड अ फर्म कनेक्शन बिटवीन द टू। अब क्या होता है, जो आपने ये बोन देखी थी पीछे, राइट, ये जो बोन देखी थी, अब ये बोन में देखो क्या दिख रहा है आपको? पेरिओस्टियम दिख रहा है, ये रहा पेरिओस्टियम। अब इस पेरिओस्टियम में क्या होता है? इस पेरिओस्टियम में से कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं, क्या होते हैं? कुछ फाइबर्स होते हैं जो निकलते हैं, राइट, एंड निकल के इस बोन के अंदर घुस जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, ताकि क्या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाए दोनों के बीच में, राइट। ठीक है, समझ आई इतनी सी बात में, राइट। अब क्या होता है? पेरिओस्टियल कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिनको क्या बोला गया है? शार्पीज फाइबर्स भी बोला गया है। क्या बोला गया है? शार्पीज फाइबर्स बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। पेरिओस्टियम कंटेन्स ब्लड वेसल, कैसा है? बिल्कुल सेम टू सेम पेरिकॉन्ड्रियम जैसा है। कंटेन्स बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये तो हमने बताया था कि पेरिकॉन्ड्रियम में भी कई बार हमारे को क्या मिलते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स मिलते हैं, जिससे कि कार्टिलेज किसमें चेंज हो जाता है? बोन में चेंज हो जाता है, बोनीफाइड या हो जाता है या कैल्सीफाइड हो जाता है। पेरिओस्टियम कंटेन्स बोन फॉर्मिंग सेल्स। अब यहाँ पे भी आपको 2-3 टर्मिनोलॉजी याद कर लेनी है। ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट्स। वहां पे भी एक वर्ड और था, कॉन्ड्रोक्लास्ट, राइट। ऑस्टियोक्लास्ट बोन को खाता है, कॉन्ड्रोक्लास्ट कार्टिलेज को खाता है, ठीक है, समझ आ गई। फॉर्मिंग सेल्स, द ऑस्टियोब्लास्ट्स विच प्रोड्यूस न्यू बोन मटेरियल। ऑस्टियोब्लास्ट्स क्या करते हैं? नए बोन मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरिओस्टियम में प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको मैंने टर्मिनोलॉजी दे दी है, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम आते हैं मैट्रिक्स पे। कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन, प्रोटीन का मैंने आपको नाम बताया था ऑसिन, जैसे वहाँ पे क्या था? कॉन्ड्रिन था या कॉन्ड्रोइटिन था, ठीक है, कॉन्ड्रिन था वहाँ पे। प्रोटीन क्या था? कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन था, ठीक है। यहाँ पे ऑसिन है। मेन सॉल्ट्स फाउंड इन मैट्रिक्स आर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, ये सोडियम एक साथ है, गैप नहीं आएगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट्स। ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो कहाँ मिलेंगे आपको? मैट्रिक्स में मिलेंगे आपको। क्या क्या मिल रहे हैं? कैल्शियम फॉस्फेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट। Of these calcium phosphate is the maximum in the vertebrate bone। ये MCQ के लिए मार्क कर लेंगे, क्या इम्पॉर्टेंट, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? नीट के MCQ के लिए, कि सबसे ज़्यादा कौन सा इनऑर्गेनिक केमिकल हमारे को देखने को मिलता है बोन के मैट्रिक्स में, और वो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। साथ ही में हेवर्शियन केनाल्स। अब बोन्स एवास्कुलर नहीं होती हैं, जैसे कार्टिलेज में हमने कहा कि उनमें ब्लड वेसल्स नहीं जाती हैं, लेकिन बोन्स में क्या होता है बेटा? बोन्स में वेसल्स, ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करती हैं। और कैसे पेनिट्रेट करती हैं अभी देख रहे हैं हम, हवर्शियन केनाल्स के थ्रू। किसके थ्रू? हवर्शियन केनाल्स के थ्रू पेनिट्रेट करती है। अब ये हवर्शियन केनाल क्या होती है? ये हवर्शियन केनाल ऐसी होती है जिसमें एक होती है ब्लड की आर्टरी, एक होती है वेन, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स, ये सारी होती हैं, और ये पूरा मिलके क्या बनाता है? एक हवर्शियन केनाल बनाता है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ द मेलियन बोन्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स।
किसी की भी बोन्स में, पाइसेस में, एम्फीबियंस में, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, किसी में, एव्स में, कहीं भी आपको ये हेवर्शियन के सिस्टम नहीं मिलेगा, हेवर्शियन कैनाल्स नहीं मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेंगी? ममेलियन बोन्स में आपको क्या मिलेंगी? ममेलियन बोन्स में ही आपको क्या मिलेगी? हेवर्शियन कैनाल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? हेवर्शियन कैनाल्स मिलेंगी। ये याद रखेंगे बेटा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो हेवर्शियन कैनाल्स हैं वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो क्या पहुँचाती हैं? न्यूट्रिशन पहुँचाती हैं टू दी बोन्स। और सिर्फ ये कहाँ मिलती हैं? ममेलियन बोन्स में। दिस इज अ पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन और एडवांसमेंट ओवर अदर एनिमल्स। ईच हेवर्शियन कैनाल कंटेन्स an artery, vein, lymph vessel and a nerve and some bone cells, all packed in within the connective tissue. ये देखो, ये क्या है? ये हमारा एक बोन सेल का या फिर बोन का क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है। समझ आ गई? देखो, सेंट्रल हेवर्शियन कैनाल यहाँ पे दिख रही है आपको। ये सारा क्या है? लैमेला है। जो मैट्रिक्स है आपका वो यहाँ पे लैमेला की तरह प्रेजेंट होता है, राइट? बोन्स, यहाँ पे जो बोन के सेल्स होते हैं वो लैक्यूना में प्रेजेंट होते हैं, और ये सब क्या है? लैमेला है। पूरा जो मैट्रिक्स है वो कैसे प्रेजेंट है? शीट्स या प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। और क्या है? इसको क्या बोला गया है? लैमेला बोला गया है, राइट? अब द हेवर्शियन कैनाल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स चैनल्स। अब मान लीजिए बोन हमने देखी, बोन में ये क्या जा रही है? 2 हेवर्शियन कैनाल्स जा रही है, ठीक है? इस बोन में क्या क्या है? ब्लड वेसल है, आर्टरी है, इसमें भी आर्टरी है, ठीक है? एक क्या होगी? इसमें वेन होगी, इसमें भी वेन है, इसमें भी वेन बना दी हमने। फिर हमने बनाई एक क्या? एक लिम्फ की वेसल बना दी, यहाँ पे भी लिम्फ की वेसल बना दी। और कुछ इनमें क्या है? कुछ क्या है इनमें? कुछ इनमें नर्व्स प्रेजेंट है। अब इनके बीच में क्या है? कुछ ट्रांसवर्स कनेक्शंस हैं। क्या है? ट्रांसवर्स कनेक्शन है जो कि 2 हेवर्शियन कैनाल्स को जॉइन करता है। क्या करता है? जो कि 2 हेवर्शियन कैनाल्स को जॉइन करता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वॉल्कमैन्स कैनाल। क्या बोला जाता है? वॉल्कमैन्स कैनाल बोला जाता है। सो हेवर्शियन कैनाल्स आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स चैनल्स. Walkman canal. The matrix has numerous inactive bone cells called the osteocytes, and the latter contain reduced number of cell organelles and often store glycogen. अब वही बात फिर से आ गई जहाँ हमने पढ़ा था कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स जो थे मेटाबॉलिकली कम एक्टिव थे, तो वैसे ही यहाँ पे जो क्या है? इनएक्टिव है। कौन? ऑस्टियोसाइट्स इनएक्टिव हैं क्योंकि उनमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, और वो स्टोर क्या करते हैं? ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, राइट? ये मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आई थी ताकि आप देख सको कि कैसे एक ये हेवर्शियन कैनाल है। ये देखो, ये पूरी क्या है? एक हेवर्शियन कैनाल है, राइट? ये दूसरी हेवर्शियन कैनाल है, राइट? और ये क्या है? ये जोड़ रहे हैं इसको, कौन जोड़ रहे हैं इसको? वॉल्कमैन कैनाल। क्या जोड़ रहे हैं इसको? वॉल्कमैन कैनाल। ये देखो, यहाँ पे भी एक वॉल्कमैन कैनाल है, ये वॉल्कमैन कैनाल, परफोरेटिंग वॉल्कमैन कैनाल, ब्लड वेसल्स है, और पूरा का पूरा ये जो हेवर्शियन सिस्टम है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि हेवर्शियन सिस्टम में से ब्लड वेसल्स आ रही हैं, इस पूरे को क्या बोलते हैं? एक हेवर्शियन सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑस्टियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियन बोलते हैं। वन कंप्लीट हेवर्शियन सिस्टम, one complete Haversian system is known as osteon, right? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में है ऑस्टियोसाइट। क्या होता है? हमने इतना पढ़ा, जैसे कॉन्ड्रियोसाइट के बारे में हमने बात करी कि वो एक लैक्यूना में प्रेजेंट होता है, राउंड शेप का होता है। तो ऑस्टियोसाइट के भी बारे में बात कर लेते हैं, बेचारे को क्यों छोड़े, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अब जो ऑस्टियोसाइट होता है ना, वो राउंड शेप का नहीं होता। क्या नहीं होता? राउंड शेप का नहीं होता, वो कुछ स्टार शेप्ड का होता है, और लैक्यूना तो होता ही होता है। इस चीज़ में ये नकल करता है कार्टिलेज की या कॉन्ड्रोसाइट्स की, कि यहाँ पे ये खुद के पास में लैक्यूना रखता है। क्या रखता है? लैक्यूना रखता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे लैक्यूना में सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट होएगा।
एक ही न्यूक्लियस है बीच में, ये पूरा एक ही प्रोटोप्लाज्मिक स्पेस है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, कैनालिक्यूली है, ठीक है। सो वन लैक्यूने, वन ऑस्टियोसाइट डिफरेंस है ये। ऑस्टियोसाइट इज सराउंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड स्पेस, दैट्स द बोन लैक्यूने, इसको बोन लैक्यूने बोलते हैं, वा कार्टिलेज लैक्यूने बोलते थे। लीड्स इनटू फाइन रेडिएटिंग कैनाल्स चैनल्स कॉल्ड दी कैनालिक्यूली। अब ये जो आपको चैनल्स दिख रहे हैं, मतलब आप ये मान लो, अगर आपको मैं अलग कलर से बना के दिखाती हूँ, यहाँ पे येलो ही ले लेते हैं, तो ये जैसे कि ये सेल है ऐसा, ये क्या है, ऑस्टियोसाइट है, स्टार शेप्ड सेल है। अब इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर इसका लैक्यूना होगा। क्या होगा इसके बाहर, इसका लैक्यूना होगा, राइट। अब ये जो लैक्यूना है, ये लैक्यूना में से क्या जा रहे हैं, फाइन रेडिएटिंग चैनल्स जा रहे हैं, जिनको क्या बोला है, कैनालिक्यूली बोला है। क्या है ये, कैनालिक्यूली है, ठीक है, याद रहेगा ना कैनालिक्यूली। मैंने डबल एन लगा लिया है, इसको आप सिंगल एल कर लीजिए, राइट। ये हो जाएगा यहाँ पे सिंगल एन, और यहाँ पे हम लिखेंगे CANA, कैनालिक्यूली, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है यहाँ पे, डेवलपिंग बोन में ऑस्टियोसाइट्स गिव ऑफ सेवरल प्रोजेक्शंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। फिलोपोडिया कार्टिलेज सेल्स में भी बोला था, राइट, एक्सटेंड थ्रू द कैनालिक्यूली, राइट। ये देखो ये क्या जा रहे हैं, एक्सटेंडेड फिलोपोडिया जा रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, फिलोपोडिया हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ, ये रे सारे फिलोपोडिया, ये सारे क्या है, फिलोपोडिया। एक कलर डायग्राम भी मैं आपके लिए लाई थी। ऑर्गेनेलीज कम है बिल्कुल, ER एक ही है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ही है, राइट। थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा न्यूक्लियस है यहाँ पे। बाहर क्या है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जिसको क्या बोला गया है, लैक्यूने बोला गया है। सो विद द हेल्प ऑफ कैनालिक्यूली एंड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, one osteocyte is in contact with other osteocyte in the matrix of the bone occurs as a layers in the form of layers known as lamella. अब ये जो लैमेला है ना, ये चार तरीके की होती है। हेवर्शियन लैमेला, वो लैमिना जो हेवर्शियन कैनाल्स के चारों तरफ होती है। इंटरस्टिशियल लैमिना, अगर आप इसका देखेंगे आगे डायग्राम भी होगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हेवर्शियन कैनाल्स हैं, वाइट्स अगर अपन इसको मार्क करें, ये हेवर्शियन कैनाल्स हैं, ठीक है। इनके चारों तरफ जो है वो क्या है, हेवर्शियन लैमेला है। ये क्या है, हेवर्शियन लैमेला है। अब जो ये बीच में है, ये जो बीच में जो लैमेला है, ये जो बीच में, देखो एक सेकेंड, येलो कलर से मैं आपको बताती हूँ या ऑरेंज कलर से मैं आपको बता देती हूँ। सो ये सारे बाकी तो क्या है, ऑस्टियोसाइट्स हैं। अब ये क्या है, इंटरस्टिशियल लैमेला, ये सारा लैमेला है, या चारों तरफ क्या है, लैमेला है, ठीक है। अब क्या है, जो ये गोल एरियाज में है, जो ये हेवर्शियन कैनाल के चारों तरफ है लैमेला, हेवर्शियन कैनाल। सो जो ऑरेंज कलर का है, क्या है, जो ऑरेंज कलर का है वो क्या है, हेवर्शियन लैमेला, ठीक है। क्या है, लैमेला, LLA, राइट। ऑरेंज कलर से है हेवर्शियन लैमेला। बीच वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं, अभी दूसरे कलर से बनाएंगे ताकि आप समझ सको, ठीक है। दूसरे कलर को हम ब्लू से ले लेते हैं। इंटरस्टिशियल वाले को हम यहाँ से ले लेते हैं, राइट। ये क्या है, इंटरस्टिशियल लैमेला, जो कि बीच में प्रेजेंट है दो हेवर्शियन कैनाल्स के बीच में, ठीक है। सो ब्लू वाला क्या है, इंटरस्टिशियल लैमेला, ठीक है। समझ आ गई तीसरी बात। अब आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, मतलब कि ये बाहर का, ये सारे ऊपर क्या है, पेरियोस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये क्या हो गया, येलो वाला क्या हो गया, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ठीक है। छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि आप समझ जाओ। अब इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, कोई और रंग ढूंढना पड़ेगा, कौन सा ढूंढे, रेड में देख लेते, पिंक देख लेते, ठीक है, पिंक से अच्छा लगेगा आपको। इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला,
ठीक है, ये क्या है, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। तो पिंक से जो मैंने बनाया वो है इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। ठीक है, तो 4 तरीके के लैमेला आपको समझ आ गए। फिर आ गए कौन, एंडोऑस्टियम आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया, बोन मैरो की कैविटी आ गई। क्या आ गई, बोन मैरो की कैविटी आ गई। आज कुछ ज़्यादा ही लकीटे हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हैवर्शियन लैमेला, सो लैमेला अकर्स अराउंड द हैवर्शियन कैनाल्स, पढ़ चुके हैं हम। हैवर्शियन कैनाल विद इट्स सराउंडिंग लैमेला एंड ऑस्टियोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट अ सिलिंड्रिकल यूनिट ऑफ बोन कॉल्ड हैवर्शियन सिस्टम, और जिसको हम और ने क्या बोला था, ऑस्टियन बोला था। सो ऑस्टियन में क्या क्या होता है, ऑस्टियन इज कंपोज्ड ऑफ हैवर्शियन कैनाल, HEAVER, हैवर्शियन कैनाल। ठीक है, हैवर्शियन कैनाल, और साथ में क्या है, अ हैवर्शियन कैनाल विद इट्स सराउंडिंग लैमेला। मतलब क्या हो गया, हैवर्शियन लैमेला हो गया। क्या हो गया, हैवर्शियन लैमेला। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, साथ ही में कौन हो गए, ऑस्टियोसाइट्स, राइट, कॉन्स्टिट्यूट अ सिलिंड्रिकल यूनिट ऑफ बोन, जिसको क्या बोलते हैं, हैवर्शियन ऑस्टियन बोलते हैं, या फिर हैवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम्स आर एब्सेंट इन स्पॉन्जी बोन्स ऑफ मैमल्स। अब ये स्पॉन्जी बोन्स जो होती है मैमल्स के, उनमें एब्सेंट होते हैं, याद रखेंगे। इंटरस्टिशियल लैमेला अकर बिटवीन द हैवर्शियन सिस्टम्स, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला या फिर आउटर कॉन्सेंट्रिक लैमेला अकर आउट इनर टू द पेरियोस्टियम। जो पेरियोस्टियम ऊपर वाली मेम्ब्रेन थी, डायग्राम में अभी देखी थी हमने, वहाँ पे उसके अंदर, एंड दीज अकर आउटर टू द एंडोस्टियम, दैट इज इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। इस डायग्राम में हमने सारा देख लिया, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है ये क्या है, पेरियोस्टियम है, यहाँ पे क्या है, एंडोस्टियम है, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट एंडोऑस्टियम। अब ये एंडोऑस्टियम काम क्या करते हैं ये भी देख लेते हैं। प्रेजेंट आउटर टू द बोन मैरो कैविटी। अब आप देखो, आउटर बोल रहे हैं हम, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे फर्स्ट आ रही है बोन मैरो, सेकेंड आ रहा है एंडोऑस्टियम। क्या आ रहा है, एंडोऑस्टियम आ रहा है। ठीक है, क्या है ये, like the periosteum comprises white fibrous tissue and osteoblasts, bone forming cells. ठीक है, but the white fibrous tissue is present here inner to the osteoblasts. The long bone thus grows in thickness from both the sides. अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं। ये क्या दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं। क्या है ये, पहले भी मैंने आपको बताया था, पेरियोस्टियम की क्लास में भी है। ये क्या है, ये ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं। क्या है ये, ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, बोन बढ़ाते हैं, माइटोसिस करते हैं, और दोनों तरफ से बोन बढ़ती है। ठीक है, The long bone thus grows into thickness from both the sides. Bidirectional growth है, bone, B for bone and B for bidirectional bone. क्या है ये, bidirectional growth है। समझ आ गई दोनों चीज, राइट। बाई डायरेक्शनल ग्रोथ यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया। बोन मैरो की हम बात करें, बोन मैरो जैसे कि लिम्ब बोन्स होती हैं, ह्यूमरस, फीमर, इनमें एक कैविटी होती है। क्या होती है, लॉन्ग बोन्स में कैविटी होती है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो कैविटी, प्रेजेंट इनर टू द एंडोऑस्टियम। बोन मैरो कैविटी इज फिल्ड विद अ सॉफ्ट एंड सेमी सॉलिड फैटी न्यूरोवेस्कुलर टिश्यू टर्म्ड एज बोन मैरो। बोन मैरो कैविटी में कौन भरेगा भाई, बोन मैरो ही तो भरेगा। इनफैक्ट बोन मैरो इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ टिश्यू विच इज कॉल्ड माइलोजीनस और माइलॉइड टिश्यू। और ये और क्या बनाता है, बोन मैरो ब्लड के सेल्स भी बनाता है। जी हाँ, ये बहुत ही क्या होता है, पोटेंट टिश्यू होता है, जो और क्या बनाता है, ब्लड सेल्स भी बनाता है। टाइप्स ऑफ बोन मैरो भी है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज अबंडेंट क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, प्रेजेंट इन दी स्पॉन्जी पार्ट्स ऑफ द बोन्स जैसे कि एपिफाइसीज, एंड इट प्रोड्यूसेस रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, आरबीसीज, वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। ये है प्लेटलेट्स, ठीक है, ये है, राइट।
Yellow bone marrow, it is present in the shafts of long bones. It is yellow in color and has much fatty tissue. अब पीला है so पीले में fatty tissue ज़्यादा होंगे, red है तो red में blood vessels ज़्यादा होंगी. Produces blood corpuscles in emergency, that is at the time of excessive loss of blood when it changes into red bone marrow. बहुत ही क्या है, मदद करने वाला टिश्यू है येलो बोन मैरो. तो ये कह रहा है कि भाई साहब अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट में आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए तो रेड बोन मैरो के साथ साथ में मैं भी आपके लिए ब्लड सेल्स बना दूंगा. समझ आ गई? तो ऐसे मदद करना है हमें भी हमेशा क्या करना है, अपनी दोस्त की मदद करना है कि कोई बात नहीं, तू परेशानी में मैं भी तेरी मदद करूँगा. ठीक है, समझ आ गई? ओके. सो फीटल लाइफ एंड एट द बर्थ देयर इज रेड बोन मैरो थ्रू आउट दी स्केलेटन. पूरी स्केलेटन में क्या होता है, रेड बोन मैरो होती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होता है, ब्लड फॉर्मेशन चाहिए होता है. एंड आफ्टर अबाउट द 5th ईयर द रेड बोन मैरो इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड इन द लॉन्ग बोन्स बाय द येलो बोन marrow, right? 20 to 25 years the red bone marrow persists only in the vertebra, sternum, ribs, clavicle, scapula, pelvis, cranial bones and in the proximal ends of femora. And in the old age the bone marrow of cranial bones undergo degeneration and is called gelatinous marrow. ठीक है, समझ आ गई? अब टाइप्स ऑफ बोन्स होते हैं, एक होती है डेंस बोन, एक होती है स्पॉन्जी बोन. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सचर बोन इज ऑफ 2 टाइप्स, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी. कॉम्पैक्ट बोन्स, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई. मान लीजिए यहाँ पे कहीं बोन का डायग्राम था क्या, बोन का डायग्राम था एक जगह, वहाँ अपन मैं आपको बताती हूँ एपिफाइसिस और डायाफाइसिस क्या होता है. ठीक है, वो अगर आप समझ जाओगे तो आप ये भी समझ जाओगे. फिर ये देखो, ये है जो डायग्राम, यहाँ पे मैं आपको भूल गई बताना. तो ये क्या है, हमारी एक लॉन्ग बोन है. ठीक है, अब बोन के जो प्रॉक्सिमल एंड है और ये जो डिस्टल एंड्स हैं इनको बोलते हैं एपिफाइसिस. क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस. ठीक है, इसको बोला प्रॉक्सिमल, इसको बोला डिस्टल, राइट. अब इन दोनों एपिफाइसिस के बीच का जो ये हिस्सा है ये, इसको बोला गया है डायाफाइसिस, जिसको और क्या बोलते हैं, शाफ्ट या फिर शाफ्ट रीजन. ठीक है, SHAFT, शाफ्ट. समझ आ गई? ठीक है, अब इतनी सी बात समझ आ गई ना, आपको आगे भी समझ आ जाएगी, राइट. अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं हम. आ जाओ भैया. हाँ, अब ये देखो, आपने क्या पढ़ा रेड बोन मैरो में, यहाँ पे एपिफाइसिस पढ़ा था ना, तो यहाँ पे स्पेलिंग को ठीक कर लीजिए, आई कर लीजिए यहाँ पे. ठीक है, यही मैं ढूंढ रही थी एक चीज़. अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स पे, राइट. सो टाइप्स ऑफ बोन्स में हमने पढ़ा 2 तरीके की बोन्स है, कॉम्पैक्ट डेंस बोन है और एक स्पॉन्जी बोन है. तो जो ये कॉम्पैक्ट बोन है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, शाफ्ट में. कहाँ पे, डायाफाइसिस में, राइट. ये क्या होती है, कंपैरेटिवली हार्ड होती है एंड कॉम्पैक्ट होती है, राइट. एंड इसमें ज़्यादातर क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है और हेवर्शियन सिस्टम्स इसी में ही मिलते हैं. तो जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करोगे शाफ्ट वाली जगह से, तब आपको क्या दिखेंगे, उसमें हेवर्शियन सिस्टम दिखेंगे. डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन बोन, पीछे हम पढ़ चुके हैं. स्पॉन्जी बोन को और क्या बोलते हैं, कैंसलेट बोन भी बोलते हैं. एंड इसमें क्या होता है, नेटवर्क होता है. स्पॉन्जी होता है तो स्पॉन्ज कैसे होता है, जिसमें बहुत सारा क्या होगा, नेटवर्क होगा. कंसिस्ट नेटवर्क ऑफ थिन एंड इरेग्युलर लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बोनी बार्स कॉल्ड ट्रैबिक्यूले covered by the endosteum and found at the ends of long bones known as epiphyses. ठीक है, Spongy bones contains red bone marrow but it is without the Haversian systems. Difference क्या हुआ, Haversian systems नहीं है किसमें, Haversian systems नहीं है किसमें, नहीं है Spongy bones में, जबकि Haversian systems किसमें थे, अगर हम एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में अगर हम डिफरेंस करें, यहाँ पे होगी स्पॉन्जी बोन. सबसे पहले तो स्पॉन्जी बोन, यहाँ पे होगी डेंस बोन. क्या होगी, यहाँ पे डेंस बोन होगी. पहला डिफरेंस तो ये हो गया. दूसरा डिफरेंस होगा, स्पॉन्जी में हेवर्शियन कैनाल्स नहीं होंगे, यहाँ पे हेवर्शियन कैनाल्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे डायाफाइसिस में
येलो बोन मैरो होगा। क्या होगा? येलो बोन मैरो होगा। जबकि एपिफाइसिस में रेड बोन मैरो होगा। BMS फॉर बोन मैरो। समझ आ गई? अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप पढ़ सकते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट मैंने आपको बता दिया किस में से बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं और ऑस्टियोसाइट से बनते हैं। रिच होते हैं एसिड फॉस्फेटेज में, कंटेन स्लाइटली बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। बेसोफिल्स बहुत सारे होते हैं। लाइजोसोम रिच होते हैं इसलिए ये फैगोसाइटिक होते हैं, और जो भी ये बोन सेल्स इनको मिलते हैं उनको खा जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय बोन मैट्रिक्स। ठीक है। एंड देर ऑल्सो कॉल्ड बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स। कौन? ऑस्टियोक्लास्ट। ऐसे ही जो कॉन्ड्रोक्लास्ट होते हैं वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। दे टेक पार्ट इन द बोन रिजॉर्प्शन। ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है बेटा? तो ऑस्टियोमाइलिटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन मैरो एंड एडजेसेंट बोन एंड एपिफाइजियल कार्टिलेज। बोन मैरो में अगर सूजन आ रही है और उसके साथ साथ में जो एपिफाइजियल रीजन है, जो एपिफाइसिस है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एपिफाइजन है, वहाँ पे सूजन आ रही है तो क्या होगा? आपको मूवमेंट करने में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। तो ये क्या है? आप कहते हो कि बोन्स में सूजन आ गई है, घुटने में सूजन आ गई है। ऐसी बीमारी को क्या बोला जाता है? ऑस्टियोमाइलिटिस बोला जाता है। अब आपने ऑस्टियोक्लास्ट पढ़ लिया, कॉन्ड्रोक्लास्ट पढ़ लिए, ऑसिन पढ़ लिया, कॉन्ड्रिन पढ़ लिया। ये सारे टर्म्स आपको याद हो गए हैं। ठीक है। तो इसके साथ में हमने स्केलेटल टिश्यू कर दिया है कंप्लीट। हमने बोन पढ़ ली, हमने कार्टिलेज पढ़ ली। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वैस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्लड और लिम्फ की इंपॉर्टेंस जानेंगे एज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।